नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज से कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का गढ़वाल क्षेत्र का दौरा। जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं संग बैठक कर चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा मामले में बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की आरोपियों की बेल। 2 सप्ताह में करना होगा सरेंडर। अब उत्तराखंड में SIR की तैयारी। चुनाव आयोग जल्द कर सकता है घोषणा। जून में संभावित। SSC परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार। उत्तराखंड STF ने सहारनपुर से पकड़ा। उत्तराखंड में 5 मीटर लगाने पर जोर। बिल में छूट संग सरकार ने निकाले 3 ऑफर। उत्तराखंड में अगले 3 दिन बिगड़ा रहेगा मौसम। बारिश के आसार। केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर खटीमा से है, जहां खटीमा में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान पार्टी नेताओं और पूर्व सैन्य अधिकारियों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर युवाओं से योजना के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल सिंह गढ़िया, बलवीर पंवार समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं कर्नल नेगी ने प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए अग्निवीर योजना को युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय बताया। नेगी हूँ, पूर्व सैनिक विभाग का प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस से हूँ। साथियों, आज हम अपने आंदोलन को रथ को लेकर के खटीमा में पहुँचे हैं। इसका मुहिम है अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर की भर्ती हो रही है उसके खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान करना। ये हमारा प्रदेश व्यापी आंदोलन है जो हम सभी जिलाओं में जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 चरण कर लिए हैं, जिसमें 2 चरण गढ़वाल मंडल में थे, 1 चरण हमारा कुमाऊं मंडल में था और चौथे चरण के रूप में हम आज खटीमा में पहुंचे हैं। साथियों, अग्निपथ योजना के तहत जो भर्ती हो रही है ये सिर्फ एक भर्ती योजना ही नहीं है, ये हमारे देश के जो सैनिक के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। क्योंकि साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि युवाओं की रोजगार के ऊपर आघात पहुंचा है, जो रोजगार की संख्या को कम कर दिया गया है। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की लेक्चरर भर्ती परीक्षा की तारीख को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी देखने को मिली है। आयोग की ओर से प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 9 और 10 मई को प्रस्तावित है, जबकि इसी तारीख पर यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा भी निर्धारित है। इससे दोनों परीक्षाओं में आवेदन करने वाले हजारों अभ्यर्थी असमंजस में आ गए हैं। वर्तमान समस्या ये है कि हमारा जो एग्ज़ाम है उत्तराखंड ने 9 मई को निर्धारित किया है और यही एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश ने निर्धारित किया है 9 मई को फिजिक्स का, और 10 मई को सिविक्स का एग्ज़ाम दोनों राज्यों में निर्धारित किया गया है। जबकि विडंबना देखिए इनकी ये है कि उत्तर प्रदेश ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर 20 जनवरी 2026 को जारी कर दिया गया था। उसके बाद में उत्तराखंड ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर 3 फरवरी 2026 को जारी किया गया था। इसके पूर्व में हमने लगातार सर से निवेदन किए हैं कि हमारे दोनों एग्ज़ाम में बैठने के लिए हमें मतलब मौका मिले। आने की जरूरत पड़ी। ये पत्रकार बंधु, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, 9 और 10 मई को प्रदेश में जो है लेक्चरर प्रवक्ता भर्ती के लिए एग्ज़ाम है, जो उसकी तिथियां जो है उत्तर प्रदेश में जो एग्ज़ाम है उससे क्लैश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश का जो कैलेंडर है वो उत्तराखंड से पहले जारी हुआ था, तो उत्तराखंड की जिम्मेदारी बनती है कि उसी सेम डेट पर जो हमारे विद्यार्थी हैं, प्रतिभागी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी एग्ज़ाम दिया।
और अब आगे बढ़ते खबरों में लक्सर तहसील सभागार में अपर जिलाधिकारी वैभव गुप्ता की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 70 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से कई का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि कुछ मामलों को संबंधित विभागों को अग्रसारित किया गया। तहसील दिवस में राजस्व, विद्युत, स्वास्थ्य, पेयजल, नलकूप और विकास विभाग से जुड़ी शिकायतें सामने आई। लगातार एक ही शिकायत के दोबारा आने पर एडीएम ने कहा कि ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया जाए। छह शिकायतें ऐसी हैं जिनका अभी मौके पर निस्तारण कर दिया गया और आज ही उनका मौके पर जाकर कुछ इनमें जांच करी जाएगी और आज भी उसका निस्तारण कर लिया जाएगा। तो मेनली जो शिकायतें आई हैं वो भूमि पैमाइश को लेकर, उसमें भूमि विवाद पाया गया। एक शिकायत ऐसी थी जिसमें जो कुछ खतरनाक वृक्षों की लोपिंग और छटाई करने से संबंधित है। एक जगह पर यह भी शिकायत आई कि एक हाई टेंशन लाइन को शिफ्ट करना है। इसके अलावा ज़्यादातर शिकायतें भूमि विवाद को लेकर रही, तो उसमें कुछ जगह पर जहाँ पे न्यायालय के माध्यम से उसमें LR एक्ट 41 में धारा में वाद चलना है, उसके तहत भी शिकायतकर्ता हैं उनको इसके संबंध में बता दिया गया है और बाकी का निस्तारण भी अभी किया जा रहा है। चारधाम यात्रा 2026 में अब महज 10 दिनों में ही 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं। चारधाम में बढ़ती संख्या को धामी सरकार हर संभव मदद देने का प्रयास भी कर रही है। जहां एक तरफ भारी संख्या धामों में यात्रियों की बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं धामों में आने वाले यात्रियों की वजह से प्रदूषण भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विपक्ष ने भी चारधाम में वीआईपी दर्शन को लेकर साथ की साफ सफाई और व्यवस्थाओं पर सरकार से जवाब मांगा है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में चल रही चारधाम यात्रा को महज अभी 10 दिन ही हुए हैं। चारों धामों में अपार जनसैलाब यात्रियों का उमड़ रहा है। अब तक 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री भी बेहतर सुरक्षित और सुगम यात्रा की बात करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें बेहद चारधाम यात्रा के दौरान परेशान करने वाली आ रही हैं। गंगा विचार मंच की ओर से गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी में चलाए गए स्वच्छता अभियान के दौरान प्रवाहित कपड़ों के 100 बोरे एकत्रित किए गए। गंगोत्री धाम में गंगा विचार मंच की ओर से भागीरथी नदी से गंगोत्री मंदिर समिति, पुरोहित सभा, गंगोत्री नेशनल पार्क, नगर पंचायत और साधु संतों के मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान नदी में श्रद्धा के नाम पर प्रवाहित की गई साड़ियों सहित श्रृंगार के सामान को एकत्रित किया गया। साथ ही वहां पर नदी में कई पुराने अंगवस्त्र, कपड़े और तौलिया आदि भी मिली। स्थिति इतनी गंभीर है कि इस अभियान के दौरान भी यात्री गंगा में वस्त्र प्रवाहित कर रहे थे। क्या आप ही बताएंगे, आम नागरिक का कर्तव्य नहीं है कि वो अपने चार धामों के साथ प्रदेश और देश को साफ रखे? देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। पूरे देश दुनिया के सनातनी चारधाम आना चाहते हैं, उसके अनुरूप सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। अच्छी चारधाम यात्रा चल रही है और लगभग एक सप्ताह में 5 लाख से भी अधिक लोगों ने चार धामों के अभी तक दर्शन कर लिए हैं। और चूंकि अब मई का महीना आने वाला है, इस महीने यात्रा पूरे फुल स्विंग में होगी, तो हमारा सभी प्रयास है कि सभी यात्री यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। जागरण अभियान भी चल रहा है, बहुत सारी एनजीओज भी वहाँ पर काम कर रही हैं। और मैं स्वयं जब बाबा केदार के कपाट खुले थे तो गौरी कुंड से मैं पैदल डोली के साथ में जो केदारनाथ पहुंचा था 21 तारीख को। हम सभी से अपील भी कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी इसमें आग्रह है, उन्होंने भी कहा है और सभी का ये मत है कि ग्रीन यात्रा, जो पर्यावरण मुक्त प्लास्टिक का उपयोग जो है कि वहाँ पर लोग बिल्कुल भी ना करें, उसको लेकर हम एक जन जागरण अभियान भी चला रहे हैं और स्वच्छता अभियान भी वहाँ पर चल रहा है। केदार घाटी में भी हमने 2 दिन पहले वहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाया। गंगोत्री धाम में एक अजीब सी अव्यवस्था चल रही है कि हर दिन गंगोत्री धाम में 5 से 10 हजार, करीब 15,000 श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। और ये आज से नहीं, कई वर्षों से ये सिलसिला जारी है कि जो महिला श्रद्धालु आते हैं उसमें अधिकांश महिलाएं, 99% जो महिलाएं आती हैं, जो महिला श्रद्धालु आती हैं, तो माँ गंगा जी में श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी, कंगी और वस्त्र दान करती हैं, जो सब केमिकल से बने हुए होते हैं। और इससे माँ गंगा जी बहुत ज्यादा वहाँ पे प्रदूषित होती है, लोग प्लास्टिक वहाँ पे छोड़ जाते हैं। देवभूमि में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड के चार धामों के दर्शन करने आ रहे हैं। वहीं यात्रा शुरू होने से पहले ही सरकार ने आम जनता को अवगत करा दिया था कि वीआईपी दर्शन किसी भी हाल में 1 माह के भीतर नहीं हो सकते, इसलिए आप कृपया कर वीआईपी दर्शन के लिए न आए। फिर भी इसका कोई व्यापक असर अभी देखने तक वो नहीं मिल रहा है।
जिसको लेकर एक बार फिर तीर्थ पुरोहितों ने चार धाम में वीआईपी दर्शन पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसका विरोध भी केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों द्वारा दिखाई देने लगा है। वहीं इस पूरे मामले पर राजनीतिक दल भी मैदान में उतर चुके हैं। एक तरफ विपक्षी दल व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े करता नजर आ रहा है, तो वहीं भाजपा भी चार धाम पर राजनीति न करने की सलाह विपक्षी दलों को दे रही है। दर्शन के लिए हम लोगों की एडवाइजरी पहले ही जारी हो चुकी है और भी पिछले दिनों केंद्रीय गृह सचिव ने भी एक इसकी वीसी की थी और उन्होंने कहा था कि हम अपने स्तर से भी एक एडवाइजरी सभी स्टेट्स को भेज देंगे। शुरुआत के 1 महीने में हम लोग किसी भी प्रकार के वीआईपी दर्शन को एंटरटेन नहीं करेंगे और अगर आम श्रद्धालु के रूप में आना चाहें तो उनका बिल्कुल स्वागत है, लेकिन वो दिया जाना संभव नहीं क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं, दूर आते हैं, उनकी भावना थी। एक बार से बद्रीनाथ में वीआईपी दर्शन को लेकर के लोगों के बीच में एक असंतोष उपज रहा है। अब कुछ दिनों से ऐसे भी देखने में आया है कि कुछ अति विशिष्ट लोग जो है दर्शनार्थी हैं और उसमें जो सुरक्षा से जुड़े लोग हैं, प्रशासन लोग हैं, वो उनको दर्शन करवा रहे हैं। इससे उन लोगों की भावना आहत हो रही है जो दूर दराज से विपरीत भौगोलिक परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी धामों में दर्शन के लिए आए श्रद्धा और विश्वास के साथ। देखिए, वीआईपी कल्चर की बात जहाँ तक है, मैं ये मानता हूँ कि जो भगवान के दरबार में है बराबर है, कोई वीआईपी नहीं है, लेकिन केदारनाथ में कुछ व्यावहारिक दिक्कतें जरूर हैं। केदारनाथ में व्यावहारिक दिक्कतें ये हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हेलीकॉप्टर से वहाँ जाते हैं और हेलीकॉप्टर से जाने वाले यात्रियों के लिए कुछ ऐसी सुविधा है कि वो वापस भी आ सकें, नहीं तो फिर सब अव्यवस्था फैल जाएगी। लोगों के आगे टिकट रहते हैं, यात्रियों की व्यावहारिकता को देखते हुए, उनकी सुविधा को देखते हुए कुछ लोगों को दूसरे गेट से भी दर्शन किए जाते हैं। बात बहुत स्पष्ट कर देता हूँ, वीआईपी दर्शन नहीं होता है। केदार बाबा भगवान बद्री विशाल अपने हर भक्त को दर्शन दे रहे हैं। केवल बात का राज्य बनाना, एक कम से कम मान के धाम यात्राओं जो लोग के प्रशासन को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, आज भी कहता हूँ वीआईपी के व्यक्ति कुल मिलाकर यात्रा ने गति पकड़ है। पिछले वर्ष 2025 में 4 लाख से ज्यादा थी। इस बार धामी सरकार का लक्ष्य है कि ये आंकड़ा तोड़ दिया जाए और यही वजह है कि लगातार श्रद्धालुओं की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन कहीं न कहीं श्रद्धालुओं को भी इस बात पर बेहद गंभीर होना पड़ेगा कि अगर आप चार धाम यात्रा पर आ रहे हैं तो कम से कम चार धाम की महिमा और देवभूमि की पवित्रता को समझते हुए स्वच्छता पर ध्यान दें। इस तरीके के प्रदूषण न फैलाएं कि वहाँ बीकेटीसी को अपने किए गए वादे के अनुसार चार धाम यात्रा में वीआईपी दर्शन करने के फैसले पर भी गंभीरता से लेना होगा, ताकि आम श्रद्धा की आस्था कोई ठेस न पहुंचे और साथ ही चारों धामों की सुंदरता, पवित्रता और आस्था देश और दुनिया में बनी रहे। टैक्स रिपोर्ट उत्तराखंड। और आगे बढ़ते खबरों में, देहरादून में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी को लेकर बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों की ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। अब बड़ी संख्या में लोग राशन की दुकानों पर पहुंचकर प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कई परिवार शेष हैं। जो राशन कार्ड धारक हैं उनके परिवार के सारे सदस्यों को ई-केवाईसी कराना जरूरी है सरकार के निर्देश के अनुसार। तो इसमें अभी तो ये सुविधा प्रदान कर रहे थे, वो राशन की दुकान पर जाके केवाईसी हो रहा था। तो इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे करीब 9,82,000 जनपद में लोगों ने राशन की दुकानों पर जाकर ई-केवाईसी का काम कराया। लेकिन हमारे पास 15 लाख जो है ऐसे परिवार के सदस्य हैं जिनको केवाईसी करानी है। तो करीब जो है 7 लाख हमारे जो है करीब 6 लाख जो है कि हमारे जो बचे हुए उनको बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो विकलांग हैं। और अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा में जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त किए जाने की मांग को लेकर पिछले करीब 8 सालों से धरना जारी है। सर्वदलीय संघर्ष समिति का आरोप है कि प्राधिकरण को स्थापित तो किया गया है, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया, जिससे नक्शा पास कराने और निर्माण कार्यों में लोगों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
ये हम विगत 8 सालों से इसमें धरने में बैठे हैं कि राष्ट्र प्राधिकरण को समाप्त करने के लिए, क्योंकि ये अव्यवहारिक है। क्योंकि जो इसकी शर्तें हैं, जो नियम हैं, वो पहाड़ में लागू नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण हमने इसका विरोध किया है। लोग अपने मकान नहीं बना पा रहे हैं और जो है इसमें भ्रष्टाचार भी ज़्यादा है। इसको गवर्नमेंट ने स्थगित कर रखा है। स्थगित करने से क्या हो रहा है कि मनमानी मकान निर्माण कार्य हो रहा है अब, और जबकि ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये भूकंप वाले क्षेत्र में आता है, जोन 5 में आता है, और लोग मनमानी मकान बना रहे हैं। कि पिछले 8 वर्षों से भी अधिक समय हो गया है जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण यहाँ पर लगाया गया है प्रदेश सरकार के द्वारा, और हमारी ये मांग है कि पहाड़ के लिए यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति है उसको देखते हुए ही नियम बनने चाहिए। मैदान के नियमों को यहाँ पर ला दिया गया है, जिससे पहाड़ के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी मांग यही है कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण जो यहाँ बाद में लगाया गया है उसे समाप्त किया जाए। अभी माननीय मोदी जी के सामने जब बंशीधर भगत जी ने ये बात रखी थी हल्द्वानी में, देहरादून में समाज सेविका भावना पांडे ने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर अपने साथ हुई ठगी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने खुद को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का निजी सचिव बताकर कई लोगों को धोखा दिया और उनसे पैसे ऐंठे। भावना पांडे के अनुसार आरोपी ने उन्हें ही कांग्रेस पार्टी में महत्वपूर्ण पद दिलाने का झांसा देकर करीब 25 लाख रुपए ले लिए, जिसके बाद ना तो संपर्क किया और ना ही पैसे वापस किए। नहीं, मेरे संपर्क में कांग्रेस है, सभी है, और सभी कांग्रेस हो भाजपा हो, मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, ये कांग्रेस का इसका कोई लेना देना नहीं है। ये समय अंतराल की कमान दिल्ली तक जाता है, सारा मामला जाता है, लेकिन आप कह रही हैं कि वो गलत लोगों को टिकट दे रहे थे। मैं चाहती थी कि अच्छे लोगों को भाई गवर्नर प्रोसेस है ना, मुझे मालूम है। नैनीताल के कृष्णापुर क्षेत्र में पहाड़ी से विशाल बोल्डर गिरने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में सड़क किनारे खड़ी एक कार और 2 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं कि नीचे बने मकानों और पैदल मार्ग पर खतरा मंडराने लगा है। घटना के बाद प्रभावित लोगों ने नैनीताल हल्द्वानी रोड पर धरना प्रदर्शन कर यातायात बाधित किया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जनाक्रोश ऐसा है, बहुत बड़ा बोल्डर ये सिपाहीदारा से कृष्णापुर रास्ते में पड़ता है। करीब 4,500 की आबादी है इसमें। सब आना जाना बच्चों का स्कूल का सब आना जाना इसी से है। इसका एक पार्ट आज से 30 साल पहले गिर चुका, जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो चुकी थी। और हम आज 5-6 साल से इसमें माननीय आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय से उनके पास जाकर उन्होंने कहा भी कि साहब इसको आज करिए कल करिए, लेकिन हर बार ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ये रहता है कि साहब विशेषज्ञ से जाँच कराएंगे। 5 साल पहले भी वही कहा था और आज भी उसी बात कह रहे हैं। तो हमारे तो पूरा जीवन जो है इसी हमारी जीवन रेखा है। लालकुआं के बिंदु खत्ता को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर चल रहा 2 दिवसीय क्रमिक अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान तराई पूर्वी वन प्रभाग के उप प्रभागीय वनाधिकारी अनिल जोशी धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलनकारियों से वार्ता की। उन्होंने मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने और 6 मई को डीएफओ के धरना स्थल पर आने का आश्वासन दिया है। आज इस बैठक में प्रभारी वनाधिकारी के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित हुआ हूँ आज यहाँ पर। तो आज इस बैठक में आज 2 दिवसीय बैठक रखी गई है। तो आज इस बैठक में जो यहाँ के प्रमुख बिंदु थे वो मैंने नोट कर लिए हैं और उस बिंदु को मैं लेने आया था आज बैठक में और उपस्थिति दर्ज कराने आए थे वन विभाग की तरफ। तो इसमें कल प्रभारी वनाधिकारी महोदय यहाँ पर संभवतः स्वयं उपस्थित होंगे और
बात रखी है उन बिंदुओं के संबंध में, वो उन बिंदुओं को मैं वहां तक उनके स्तर तक पहुंचा दूंगा। देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख ही रहे हैं लगातार बिंदुगत को राजस्व गांव बनाने की बात बहुत जोर तोड़ तरीके से उठ रही है, और आप देख भी रहे हैं कि एक बार इसमें सारी प्रक्रिया यहाँ से पूरी होकर के शासन तक पहुंच भी गई है, और अधिसूचना जारी करना बाकी रह गया था। लेकिन अब ऐसा दोबारा कहा जा रहा है कि दोबारा जिलाधिकारी महोदय इसमें जो है इसकी प्रक्रिया को पूरी करके शासन को भेजें, तो ये मेरे समझ से परे है। शहीद स्मारक से शुरुआत करके यहाँ पर 2 दिन का कृमि कंसन और 6 तारीख को विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। इसका एजेंडा ये था कि जो हमारा 4 और 5 कृमि कंसन है, इसमें क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधि और जो प्रशासन के लिए उनको अवगत कराया था कि वो हमसे पूछे कि हमारी जो पत्रावली है, जो हमारा दावा था वो डीएलसी से पास होने के बाद शासन दे गया था, तो वो किस कारण रोका गया, उसके लिए चर्चा थी। ये 2 दिवसीय कृमि कंसन है, तो 4 मई कल से शुरू हो गया है और आज दूसरा दिन है, और कल 6 मई को इसमें विशाल जनसभा इसी स्थल पर होनी है, जिसमें हमें अंदेशा है कि जो 18 फरवरी की जो विशाल रैली थी उससे भी कहीं अधिक लोगों के आने की इसमें आशंका है, क्योंकि हमारा उस समय स्पष्ट वो था हमारा अल्टीमेटम कि अगर 2 महीने के अंदर इसमें अधिसूचना जारी नहीं होती है या फिर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो हम अगला आंदोलन जो है इससे बड़ा करेंगे। और उसी क्रम में हम लोगों ने जो कृमि कंसन है इसमें एक मौका और दिया है सरकार को कि वो जनता के बीच में आए। और अब खबर देहरादून से है, जहां मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 3 दिन तक मौसम खराब रहने की चेतावनी जारी कर दी है। रोहित थपलियाल के अनुसार 5 मई को कई जिलों में ओलावृष्टि और तेज आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। नमस्कार, मैं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से बोल रहा हूँ। आज 5 मई हो गई है, तो पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है, जबकि कहीं कहीं तेज झोंकेदार हवाएं और ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है। पूर्वानुमान की बात करें तो 5 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 6 और 7 तारीख को भी उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिलने की संभावना है। 8 तारीख के बाद से देखेंगे कि जो वेदर एक्टिविटी है उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। केवल जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें भी, विशेषकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, वहाँ पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा, गर्जन के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथी।